हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये आपके बीए प्रोग्राम की होने वाली है सेमेस्टर फिफ्थ की। सेमेस्टर फिफ्थ में जो आपकी हिस्ट्री है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 से 1870 तक, और हिंदी में इस बुक का नाम दे रखा है यूरोप का इतिहास 1789 से 1870 तक। अगर आपके पास ये बुक है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोग इस बुक के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं उन्हें कवर कर रहे हैं, यानी सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर को हम कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से कर लीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर से के बाद में मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगी, जो कि आपके किसके होंगे? क्वेश्चन पेपर के होंगे, यानी पेपर भी मैं आपको चेक करवाऊंगी। तो अगर आपको पेपर चेक करना है उसके लिए आप फटाफट से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप इन सभी की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके हैं सेल्फ स्टडी करने के लिए, नोट्स को देखने के लिए। फर्स्ट वे है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको सेंड कर दूँगी। एंड सेकंड वे है जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूँगी, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना, ठीक है? चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो हमने जहाँ से छोड़ी थी वहाँ से आगे हम कंटिन्यू करेंगे, यानी आज हमारी सेकंड वीडियो होने वाली है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की। एंड फर्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने चेकआउट नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है? चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना में 1840 के चार्टर के महत्व और 1830 की क्रांति तक की राजनीतिक गतिशीलता को आकार देने में इसकी भूमिका विवेचना कीजिए। यानी जो फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी तो उसमें जो चार्टर आया था 1814 का, और 1830 की जो क्रांति है उसकी जो गतिशीलता है, उसकी जो भूमिका है वो आपको बतानी है, ठीक है? चलिए फिर भूमिका से देखेंगे, यानी परिचय से इसमें आप लिखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय 1814 के बाद यूरोप के शासन ने फ्रांस में राजतंत्र को पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया। यानी जो यूरोप के एक तरह से शासक थे उन्होंने फ्रांस में जो राजतंत्र है उसे दोबारा स्थापित करने के लिए कुछ चार्टर बनाए थे नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। फ्रांसीसी जनता ने स्वतंत्रता, समानता और सुधारों की भावना को अपनाया था। यानी अब फ्रांसीसी जो जनता थी वो स्वतंत्रता, समानता और जो अधिकार थे उनकी जो भूमिका थी उसको अपनाने लगे थे। पूर्ण राजतंत्र की वापसी असंभव थी, यानी इसे वो दोबारा अपनाना नहीं चाहते थे। इसलिए लुई 18वें ने 1814 में एक संविधान जैसे दस्तावेज प्रस्तुत किया जिसे 1814 का चार्टर कहा गया। यानी जो लुई 18वें थे उन्होंने एक संवैधानिक दस्तावेज की तरह एक चार्टर प्रस्तुत किया गया जिसे 1814 का चार्टर कहा गया, ठीक है? यह चार्टर फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव बना और 1830 की जुलाई क्रांति तक राजनीतिक दिशा निर्देश देता रहा, जब तक 1830 की जुलाई क्रांति नहीं हो गई थी। 1814 का चार्टर का स्वरूप और प्रमुख विशेषताएं, यानी जो 1814 का चार्टर था वो कैसा था, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो पहला आप लिखेंगे राजा द्वारा प्रस्तुत संविधान। किस तरह से यह चार्टर राजा लुई 18वां द्वारा अनुदत्ता किया गया, ना कि जनता द्वारा बनाया गया। यानी ये जो है ये राजा द्वारा ही बनाया गया था, जनता द्वारा नहीं बनाया गया था। इसलिए यह राजकीय कार का प्रतीक था, ना कि जनसत्ता का। यानी ये इसी वजह से हम राजकीय जो उपकार हैं उनका प्रतीक इसे देख सकते हैं, ना कि जनसत्ता का, क्योंकि ये जनता द्वारा जनता के लिए नहीं बनाया गया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना किस तरह से हुई। इसमें आप लिखेंगे, इसमें कहा गया कि राजा राज्य का प्रमुख होगा लेकिन शासन संविधान के अनुसार चलेगा। यानी अब भी जो प्रमुख होगा वो राजा ही होगा। कार्यपालिका राजा के हाथ में और विधायिका संसद के पास होगी। यानी जो कार्यपालिका है वो राजा के पास होगी और जो विधायिका है वो संसद के पास होगी। द्विसदनीय संसद की स्थापना, यानी यहाँ पर जो द्विसदनीय संसद है उसकी स्थापना हुई। किस तरह से? संसद दो सदनों में बनी, यानी संसद को दो सदनों में बनाया गया। पियर्स का सदन कुलीन वर्ग द्वारा नियुक्त सदस्य होते थे।
प्रतिनिधि सभा समिति मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा चुने गए सदस्य, यानी समिति सभा जो होती थी उसमें जनता द्वारा लोग चुने जाते थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यक्तिगत अधिकारों की मान्यता, किस तरह से यहाँ पर व्यक्तिगत मान्यता थी, या ये कहूँ व्यक्तिगत जो अधिकार थे उन्हें की मान्यता थी। तो इसमें आप लिखेंगे चार्टर ने क्रांति की उपलब्धता को स्वीकार किया, क्योंकि क्रांति ने उपलब्धता तो हासिल कर ली थी। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे कानून के समक्ष समानता, यानी अब सभी को कानून के समक्ष समान माना गया। संपत्ति का अधिकार दे दिया गया, धार्मिक सहिष्णुता बढ़ गई, प्रेस की स्वतंत्रता हालांकि सीमित रूप में थी, लेकिन प्रेस को फिर भी यहाँ स्वतंत्रता मिल गई थी, क्योंकि इससे पहले कोई भी स्वतंत्रता नहीं थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कैथोलिक धर्म और राजधर्म घोषित किया गया, परंतु अन्य धर्मों को सहनशीलता प्रदान की गई, यानी जो कैथोलिक धर्म था उसे राजधर्म घोषित कर दिया गया, लेकिन अन्य जो धर्म थे और भी तो धर्म थे उन्हें सहनशीलता या ये कहे एक तरह से थोड़ी बहुत जगह मिल गई थी। अब हम देखेंगे राजा की प्रमुख शक्तियाँ, यानी राजा के पास कौन कौन सी प्रमुख शक्तियाँ बच गई थी। तो आप इसमें लिखेंगे राजा को मंत्रियों की नियुक्ति और हटाने का अधिकार था, वो किसी भी मंत्री को रख सकता था और हटा सकता था। संसद को भंग करने और युद्ध शांति से संबंधित निर्णय लेने की शक्ति भी राजा के पास ही थी, यानी वो कभी भी संसद को भंग कर सकता था। इसका अर्थ था कि चार्टर में राजा और संविधान के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई है, यानी राजा को और संविधान को दोनों को एक तरह से संतुलित करने को, दोनों को समान समान शक्तियाँ दी गई थी। अब हम देखेंगे 1814 की चार्टर का महत्व, यानी जो 1814 में चार्टर आया था यहाँ, उसका क्या महत्व था, क्यों लाया गया था जब राजा को इतनी सारी शक्तियाँ देनी ही थी। तो इसमें आप लिखेंगे पुराने और नए विचारों का संतुलन करने के लिए, क्योंकि अब नए नए विचार भी पैदा हो रहे थे। यह दस्तावेज पुराने राजतंत्र और नई क्रांति विचारधारा, स्वतंत्रता व समानता के बीच समझौते का प्रतीक था, क्योंकि यहाँ ऐसे लोग भी थे जो राजतंत्र को लाना ही नहीं चाहते थे, बस क्रांति करके जो समानता है स्वतंत्रता है उसको प्राप्त करना चाहते थे। तो इन्होंने बीच का रास्ता अपनाया, राजा को भी नहीं हटाया और जो स्वतंत्रता है, समानता है, संविधान है उसको भी अपना लिया। इससे फ्रांस में राजतंत्र को कुछ आधुनिक रूप से पुनर्जीवित किया गया, यानी आधुनिक रूप से राजतंत्र को ही लेकर आया गया कुछ मॉडिफाई करके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीतिक स्थिरता का प्रयास, किस तरह से राजनीतिक स्थिरता का प्रयास किया गया। चार्टर ने क्रांति के बाद उथल पुथल से जुड़े रहे फ्रांस में स्थिरता बनाने की कोशिश की गई, ताकि जो फ्रांस में उथल पुथल पैदा हो गई थी उसको एक तरह से समान लाया जा सके। इससे एक संवैधानिक ढांचा प्रदान किया जो कानून और अधिकारों पर आधारित था, ताकि जो संविधान है उसे सुव्यवस्थित तरीके से, या ये कहूँ सारी चीज़ों को सही से चलाया जा सके, इसीलिए संवैधानिक ढांचा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संवैधानिक शासन की परंपरा की शुरुआत, कैसे जो संवैधानिक शासन है उसकी पारंपरिक जो शुरुआत है वो हो गई थी। तो इसमें आप लिखेंगे यह फ्रांस में इतिहास में पहली बार था जब राजा की शक्ति संविधान द्वारा सीमित की गई थी। ये पहली बार ही ऐसा हो रहा था। किस तरह से, क्योंकि देखो जब यहाँ संविधान आ गया तो अब राजा को संविधान की भी बात सुननी पड़ती थी। आगे अब हम देखेंगे आगे के दशकों में यह संवैधानिकवाद की दिशा में प्रेरक सिद्ध हुआ, यानी आगे चल के और जो संविधान था या संवैधानिकवाद है उसकी दिशा में ये प्रेरणा एक तरह से हम कह सकते हैं, और आगे चल के संविधान की स्थापना यहाँ और अच्छे से हो जाती है। आगे अब हम देखेंगे 1814 से 1830 तक की राजनीतिक गतिशीलता, यानी इस टाइम पे कौन कौन सी गतिशीलता हुई। इसमें आप लिखेंगे 18वें का शासन जो कि 1814 से 1824 तक हुआ था। इसमें आप लिखेंगे इन्होंने अपेक्षाकृत उदार नीति अपनाई और चार्टर की शर्तों का पालन किया, यानी इन्होंने जो जो चार्टर में शर्तें थी उन सभी का पालन किया था। लेकिन समाज दो भागों में बढ़ गया था। एक तो थे अति रूढ़िवादी जो पुरानी राजसत्ता को पुनर्स्थापित करना चाहते थे, दूसरे थे उदारवादी जो आधुनिक लोकतंत्र और अधिकारों की मांग कर रहे थे। यानी अब समाज जो था वो दो भागों में बढ़ गया, एक तो अति रूढ़िवादी और एक उदारवादी। अति रूढ़िवादी जो थे वो राजा को बुलाना चाह रहे थे कि हाँ जो पुरानी चीज़ें हैं वही आ जाएं, और जो उदारवादी थे वो कहते नहीं भैया अब तो हमें लोकतंत्र चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, नई नई चीज़ें चाहिए, अब हम पुराने राजा के साथ नहीं रह सकते। नेक्स्ट अब हम देखेंगे चार्ल्स 10वां का शासन जो है वो 1824 से 1830 तक रहा। वह अत्यंत रूढ़िवादी थे
और उनके चार्टर की उदार भावना को दबाने का प्रयास किया। यानी ये जो है ये रूढ़िवादी सोच के थे और इन्होंने चार्टर को एक तरह से मानने से या फिर उसका पालन करने से ज़्यादा मना कर दिया था। इसमें आप लिखेंगे इसने चर्च को विशेष अधिकार दिए, क्रांतिकालीन सुधार को कमजोर किया और प्रेस पर नियंत्रण लगा दिए। यानी चर्च को और ज़्यादा विशेष अधिकार दे दिए थे लुई 10वें ने। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा राजकीय अत्याचार और असंतोष। किस तरह से यहाँ राजकीय जो अत्याचार थे, असंतोष था, वो बढ़ने लगा। 1830 में चार्ल्स 10वें ने 4 अध्यादेश जारी किए थे। अब वो कौन कौन से 4 अध्यादेश थे, तो आप इसमें लिखेंगे प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त। यानी यहाँ पर जो प्रेस की स्वतंत्रता थी उसे समाप्त कर दिया गया। दूसरा था संसद भंग, यानी जो लुई 10वें थे उन्होंने संसद भी भंग कर दी। तीसरा था हमारा मताधिकार समिति, यानी जो मताधिकार समिति थी वो भी बंद कर दी। नेक्स्ट है आप इसमें लिखेंगे यानी फोर्थ जो था वो था नई चुनाव कानून लागू। यानी जो नई नई चुनाव कानून थे वो बनाए गए ताकि एक तरह से राजा को कभी हटाया ही नहीं जा सके, जिससे जनता को आक्रोश फैल गया। अब जो जनता थी वो भड़क गई, उसमें आक्रोश भी बढ़ने लगा था। 1830 की जुलाई क्रांति, उसके बाद में हो जाती है हमारी 1830 की जुलाई क्रांति। अब देखो कोई भी क्रांति हो, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, उसका पहले छोटे छोटे रीज़न स्टार्ट होते हैं, छोटे छोटे रीज़न ही बनते हैं, जो कि लुई 10वें ने रीज़न बना दिए थे। अब हम देखेंगे पेरिस में विद्रोह हुआ और 10वां गद्दी छोड़कर भाग गया। स्टार्टिंग कहाँ से हुई? पेरिस से विद्रोह की स्टार्टिंग हुई और चार्ल्स 10वें को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद लुई फिलिप को जनता का राजा घोषित कर जुलाई राजशाही की स्थापना हुई। यानी इसके बाद में जब जो चार्ल्स 10वें थे वो भाग गए थे, तो जो लुई फिलिप्स हैं उन्हें जनता का जो राजा है वो घोषित कर दिया गया था। जुलाई राजशाही की स्थापना फिर हो गई थी। इसके बाद क्या हुआ? इसने चार्टर को संशोधित कर अधिक उदार रूप दे दिया। ये जो चार्ल्स 10वें ने इस चार्टर में छेड़छाड़ की थी, उसमें बिगाड़ दिया था, तो उसे इन्होंने सही किया और उसे संशोधित कर दिया। अब हम देखेंगे चार्टर की भूमिका 1830 की क्रांति तक। यानी 1830 की क्रांति तक ही चार्टर की भूमिका रही थी। 1814 का चार्टर फ्रांस में राजनीतिक संवाद, प्रेस और संसद की भूमिका का आधार बन गया था। इसने जनता को यह विश्वास दिलाया कि शासन संविधान से बंधा होना चाहिए, ना कि राजा की मनमानी से। यानी इन्होंने बताया कि जो शासन है या ये कहूँ जो नियम कानून है वो संविधान से बने होने चाहिए, ना कि राजा की मनमानी से या राजा के ऊपर बंधे होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे जैसे जैसे उदारवादी विचार बढ़े, चार्टर की सीमाएं उजागर हुई, जिससे जनता की अधिक लोकतंत्र की मांग प्रबल हो गई। यानी अब जो जनता है वो लोकतंत्र की मांग करने लगी थी। यह संतोष 1830 की क्रांति में फूट पड़ा, जिसने फ्रांस को अधिक उदार संवैधानिक दिशा में आगे बढ़ा दिया। यानी इसने और ज़्यादा जो संवैधानिक दिशा है वो 1830 की क्रांति में प्राप्त कर ली थी। अब हम देखेंगे निष्कर्ष इस क्वेश्चन का। इसमें आप लिखेंगे 1814 का चार्टर फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की पहली ठोस पहल थी। यह ना तो पूर्ण क्रांतिकारी था और ना ही पूर्ण राजतंत्रीय, बल्कि दोनों के बीच एक समझौता था। यानी ये जो था ये ना पूरी तरह से क्रांतिकारी था और ना ही पूरी तरीके से राजतंत्रीय था। यद्यपि चार्टर के तहत शासन स्थिर नहीं रह सका, परंतु इसने फ्रांस को लोकतांत्रिक और संवैधानिक विकास की राह का अग्रसर किया, ताकि जो फ्रांस के लोग हैं वो लोकतंत्र और संविधान की ओर अग्रसर हो सकें। 1830 की क्रांति इसे चार्टर की सीमाओं और जनता की बढ़ती राजनीतिक चेतना का परिणाम था। यानी अब जो जनता थी वो राजनीतिक रूप से चेतना हो रही थी या राजनीतिक रूप से सोचने लगी थी, जिसकी वजह से ही 1830 की जो क्रांति है वो हुई थी। आई होप आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, एंड अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन से मूल कारण थे जिनके कारण फ्रांस में 1848 की क्रांति हुई, और फ्रांस में 1848 की क्रांति के तत्काल परिणाम क्या थे? यानी आपको बताने हैं ऐसे क्या क्या रीजंस थे जो 1848 की क्रांति लेकर आए थे, और क्रांति के बाद जो परिणाम हुए, यानी तत्कालीन का मतलब है क्रांति के तुरंत बाद जो परिणाम हुए वो क्या थे, ये आपको बताना है। ठीक है, भूमिका से स्टार्ट करेंगे। फ्रांस की 1848 की क्रांति यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे यूरोप 1848 की क्रांति की लहर के रूप में फैल गई। यानी ये पूरे ही यूरोप में फैल गई थी। यह क्रांति जुलाई राजशाही की भ्रष्ट और अलोकप्रिय शासन व्यवस्था के विरुद्ध थी। यानी ये भ्रष्ट और जो अलोकप्रिय शासन व्यवस्था थी उसके विरुद्ध हुई थी, जिसने अतः राजशाही का अंत
अद्वितीय गणराज्य की स्थापना की, यानी अंत में जाकर जो राजशाही था उसके अंत हो गए और अद्वितीय जो प्रणाली थी, गणराज्य थी, उसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, अब किस तरह से हुई, अब हम उसे देखेंगे डिटेल में। चलिए देखेंगे। इसमें आप लिखेंगे 1848 की क्रांति के मूल कारण, यानी इसके क्या क्या मूल कारण थे, क्या रीजंस थे। तो इसमें आप लिखेंगे राजनीतिक असंतोष। लुई फिलिप्स 1830 से 1848 का शासन प्रारंभ में उदार था, परंतु बाद में यह अत्यधिक रूढ़िवादी हो गया था। यानी स्टार्टिंग में तो ये उदार राजा के रूप में सामने आए थे लुई फिलिप्स, लेकिन बाद में ये रूढ़िवादी जो राजा हैं वो बन गए थे, जिसकी वजह से भी राजनीतिक जो असंतोष था बढ़ गया था। अब हम देखेंगे उसने मताधिकार को केवल धनी वर्ग तक सीमित रखा। लगभग केवल 2% जनसंख्या को वोट देने का अधिकार था, यानी वोट देने का अधिकार सिर्फ 2%, जो जो अमीर लोग थे बस उन्हें अधिकार दिया। इससे मध्य वर्ग और जनता में असंतोष फैल गया, क्योंकि वोट देने का अधिकार सभी का अधिकार होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक आर्थिक असमानता। औद्योगिकरण से मजदूर वर्ग बढ़ा, परंतु उनकी स्थिति दयनीय थी। यानी औद्योगिकरण से मजदूर वर्ग तो बढ़ गया, पर उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी। बेरोजगारी, महंगाई और मजदूरों की खराब स्थिति ने असंतोष को जन्म दिया, या फिर ये कहूँ जो संघर्ष था वो बढ़ने लगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 1846-47 में आर्थिक मंदी और फसलों की विफलता से जनता की स्थिति और खराब हो गई। यानी 1846 से 47 में आर्थिक मंदी आई और जो फसलें वगैरह थी वो भी बेकार हो गई, जिसकी वजह से और ज़्यादा जो स्थितियां थी वो खराब हो गई। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीतिक सुधार की मांग का दमन। किस तरह से राजनीतिक सुधार की जो मांग थी उसका दमन हुआ। जब लोगों ने चुनाव सुधार और मताधिकार विस्तार की मांग की तो सरकार ने रिफॉर्म वेक्टर्स पर रोक लगा दी गई। ठीक है, इससे जनता और विपक्षी नेताओं में आक्रोश बढ़ गया। यानी जो जनता और जो विपक्षी नेता थे अब वो भी सरकार के खिलाफ हो गए थे। प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण। किस तरह से प्रेस पर सख्त सेंसरशिप थी, यानी प्रेस कुछ भी नहीं छाप सकती थी अपनी मर्जी से। जनता को अपनी राय प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं थी, जिससे विरोधी की भावना तेज हो गई, क्योंकि अब जो विरोधी भावना थी वो और बढ़ने लगी, क्योंकि जनता अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह सकती थी। जनता में क्रांतिकारी भावनाएं और उदारवादी विचारों का प्रसार, यानी अब जनता में जो क्रांतिकारी भावनाएं थी वो बढ़ने लगी, उदारवादी जो प्रसार था वो बढ़ने लगा। 1789 और 1830 की क्रांति की याद अब भी जीवित थी। स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के विचारों ने जनता को फिर से संगठित कर दिया, या ये कहूँ फिर से मजबूत कर दिया। क्रांति की घटनाएं फरवरी 1848 से शुरू हो गई थी। क्रांति की एक तरह से जो घटनाएं की शुरुआत थी, तो इसमें आप लिखेंगे फरवरी 1848 में पेरिस में रिफॉर्म वैक्ट्स पर प्रतिबंध के बाद जनता सड़कों पर उतर गई। यानी जब ये प्रतिबंध लगा तो जनता जो थी वो अब सड़कों पर उतर गई थी। सैनिकों और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष हुआ। जनता ने राजमहल पर कब्जा कर लिया और लुई फिलिप्स को गद्दी छोड़नी पड़ी। यानी अब लुई फिलिप्स की भी गद्दी जो थी वो छीन ली गई। इसके बाद अस्थायी सरकार बनी, जिसे द्वितीय गणराज्य की घोषणा हुई। यानी अब दोबारा अस्थायी जो सरकार है वो बनी, और जिसने द्वितीय गणराज्य की जो स्थापना है वो की थी, या द्वितीय गणराज्य की घोषणा इस सरकार ने कर दी थी। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे 1848 की क्रांति के तत्कालीन परिणाम, जो कि हमसे क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि हमें तत्कालीन परिणाम भी बताने हैं। तो पहला आप लिखेंगे राजशाही का अंत। किस तरह से लुई फिलिप्स का शासन समाप्त हुआ और फ्रांस में दोबारा गणराज्य की स्थापना हो गई, क्योंकि लुई फिलिप्स को हटा दिया गया था। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सर्वजन मताधिकार। किस तरह से सर्वजन जो मताधिकार था वो मिल गया। सभी वयस्क पुरुषों और मतदान का अधिकार मिला। यानी सभी वयस्क पुरुषों को मतदान का जो अधिकार था वो मिल गया था। अभी भी यहाँ औरतों को अधिकार नहीं था। ठीक है, ये बात याद रखना। यह फ्रांस में लोकतांत्रिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम था, क्योंकि अब लोकतंत्र की स्थापना होने लगी। सामाजिक सुधार की पहल। किस तरह से जो सामाजिक सुधार है उसकी पहल शुरू हुई, तो इसमें आप लिखेंगे मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए राष्ट्रीय कार्यशालाएं शुरू की गईं, ताकि जो मजदूर हैं उनकी स्थिति को सुधारा जा सके। बेरोजगारी को कम करने की कोशिश की गई, ताकि जो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर पहुंच गई थी उसको कम किया जा सके। अब देखो ये हमारी 1800 की बात हो रही है, ये 1800 में ही आज़ाद हो गए थे, और हमारी आज़ादी देखो कितने टाइम बाद हुई है, कई सौ साल बाद हुई है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीतिक विभाजन और
अस्थिरता, किस तरह से जो राजनीतिक विभाजन था और अस्थिरता थी यहाँ पैदा हो रही थी, किस तरह से, तो इसमें आप लिखेंगे उदारवादी मध्य वर्ग और मजदूर वर्गों के बीच मतभेद, यानी जो उदारवादी माध्य वर्ग थे और मजदूर वर्ग थे उनके बीच में मतभेद देखने को मिला। जून 1848 में मजदूरों का विद्रोह हुआ जिससे सरकार ने बलपूर्वक दबा दिया, यानी 1848 में एक मजदूरों ने भी विद्रोह किया जिसे सरकार ने ही बलपूर्वक दबा दिया। अब हम देखेंगे लुई नेपोलियन बोनापार्ट का उदय। अब किस तरह से जो लुई नेपोलियन बोनापार्ट हैं उनका उदय हो जाता है, तो इसमें आप लिखेंगे दिसंबर 1848 में लुई नेपोलियन बोनापार्ट नेपोलियन प्रथम का भतीजा पति चुना गया है। यानी देखिए लुई नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो नेपोलियन प्रथम का भतीजा ही है, यानी जो नेपोलियन हमने पीछे पढ़ चुके हैं उनका ही भतीजा जो है ये राष्ट्रपति चुन लिया गया, इसे राष्ट्रपति बनाया गया। आगे चलकर उसने सत्ता अपने हाथों में लेकर 1852 में द्वितीय साम्राज्य की स्थापना की और आगे चलकर इसने भी जो पूरी ही सरकार थी उसे अपने हाथों में ले लिया और द्वितीय जो साम्राज्य है यानी दोबारा वो राजा वाली जो व्यवस्था है साम्राज्य वाली वो शुरू कर दी, दोबारा से लोकतंत्र चला गया। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष के आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिखेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे 1848 की क्रांति ने यह सिद्ध किया कि फ्रांस की जनता अब निरंकुश शासन को स्वीकार नहीं करेगी, बट आगे चल के वो वापस आ जाता है, जिससे लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय और सार्वभौमिक मताधिकार की दिशा में ही नए युग की शुरुआत हुई। यद्यपि बाद में फिर से साम्राज्य की स्थापना हुई, बाद में जैसे अभी हमने देखा फिर से साम्राज्यवाद की स्थापना हो जाती है, परंतु इस क्रांति ने आधुनिक फ्रांस में लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव रख दी थी। यानी हम कह सकते हैं फिर भी जो आधुनिक फ्रांस है उसमें लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, संविधान है, उन सभी की एक तरह से नींव रख दी गई थी। आई होप यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इससे आगे की जो हमारी स्टोरी है या ये कहूँ इससे आगे ये जो क्वेश्चन है वो हम लोग थर्ड वीडियो में कवर करेंगे। ओके, एंड फॉर मोर वीडियोस फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मेरी अपकमिंग वीडियोस आएँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मुझे पर्सनली यहाँ पर बता सकते हैं कौन सी वीडियो आपको अपनी सब्जेक्ट की चाहिए। एंड सेकेंड वे है नोट्स लेने के लिए कि आप मेरी जो चैनल है टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ भी आपको फ्री में जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी चेकआउट कर सकते हैं एंड इन सभी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी कहीं डाउट या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। एंड वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करना ताकि वो लोग भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर देख सकें और अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर सकें और अच्छे नंबरों से पास हो पाएँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।